Hello friends, welcome to Solar Gyan and News Channel. IREDA, IREDA, Indian Renewable Energy Development Agency, invites bids to set up solar module manufacturing capacities under PLI program. PLI means Production Linked Incentive Program. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इरिडा ने एक टेंडर इशू किया है सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, जिसकी लास्ट डेट है 30 जून 2021। मतलब इस डेट से जो भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस स्कीम के अंतर्गत, पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कोई सेटअप करना चाहता है तो अपनी एप्लीकेशन इरिडा के पास 30 जून 2021 एज पर जो फॉर्मेट है, टेंडर फॉर्मेट है, उसके हिसाब से वो सबमिट कर सकता है। दोस्तों, मैं इसके साथ साथ मैं एक ये भी अपडेट करना चाहता हूँ कि मैं जिस वीडियो को भी बनाता हूँ, जिस न्यूज़ के बेसिस पर मैं जो वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ में बता सकूं, सो दैट कि आप इन सब चीज़ों को कोरिलेट कर सकें, समझ सकें। जैसा कि इसमें पीएलआई स्कीम के बारे में बात की गई है, तो इस पर्टिकुलर टेंडर के साथ साथ इस टेंडर में क्या है उसको बताने के साथ साथ मैं आपको पीएलआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्कीम है पीएलआई स्कीम, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट करूँगा। तो आइए अब चलते हैं कि इस पर्टिकुलर टेंडर में क्या है। इस टेंडर अपडेट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरिडा है, उसके बारे में एक छोटा सा बता दूं। ये बेसिकली एक मिनी रत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आता है ये। और ये 1987 में इसका सेटअप किया गया था और इसका जो मेन पर्पस था वो पर्पस था रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, डेवलप करना और इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। और जो एमएनआरई की जो पीएलआई स्कीम है जिसके अंतर्गत जो इरिडा ने टेंडर निकाला है, उस स्कीम के लिए इरिडा को एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिप्यूट किया गया है। अगर हम आप उस स्कीम की बात करेंगे तो उसमें लिखा गया है कि उसमें जो इरिडा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि इस स्कीम के हिसाब से इरिडा जो है एक टेंडर डॉक्यूमेंट में पब्लिश करेगा, बिड्स को इन्वाइट करेगा, सेलेक्ट करेगा, फिर फर्दर एमएनआरई को फाइनल जो भी बिड्स में सेलेक्ट हो जाएगा उसको रिकमेंड करेगा। तो ये इरिडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस इरिडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्कीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इरिडा ने ये बिड्स निकाला है। तब आइए अब चलते हैं कि इस बिड्स में क्या है, क्या खासियत है और क्या इसके बारे में है। तो बेसिकली जो ये बिड्स के डिटेल के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो बिड इन्वाइटेड फॉर सेटिंग अप सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर वर्टिकली इंटीग्रेटेड हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स अंडर पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत इसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए इस बिड्स को इनवाइट किया गया है। और इसमें बेसिकली जो मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बारे में हम लोग बताएंगे क्या होता है एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैं यहाँ पर ब्रीफ में बता सकूँ तो बेसिकली क्या है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर हम लगाते हैं तो 4 स्टेजेज होते हैं मेनली। वो स्टेजेस क्या होते हैं कि मेटलर्जिकल ग्रेड से पॉलीसिलिकॉन में हम कन्वर्ट करते हैं, उसको स्टेज 1 बोलते हैं। पॉलीसिलिकॉन से हम इनगॉट फिर वेफर बनाते हैं, ये स्टेज 2 है। फिर वेफर से हम सेल बनाते हैं, ये स्टेज 3 है। और सेल से फिर हम मॉड्यूल असेंबली करते हैं, ये स्टेज 4 होता है। तो इंडिया में एज ऑन डेट अगर हम बात करते हैं तो केवल हमारे पास वेफर से सेल बनाने की कैपेसिटी है और सेल से मॉड्यूल असेंबली लाइन है, जो कि वो भी कैपेसिटी काफ़ी कम है। मैक्सिमम जो होता है हम वेफर बाहर से इंपोर्ट करते हैं या तो पैनल, डायरेक्ट पैनल ही इंपोर्ट करते हैं। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन से मतलब ये है कि हम जो या तो हम टोटल 4 स्टेज हो गया, तो जितना से ज़्यादा हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई 3 स्टेज को कवर करना चाहता है, कोई 4 स्टेज को कवर करना चाहता है, कोई 2 स्टेज को कवर करना था, तो इसमें जो भी जितना इंटीग्रेशन होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो एक तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आप एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन समझ ही गए होंगे। सेकेंड है मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। आगे बताएंगे आपको इस स्कीम के अंतर्गत अगर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो आपको मिनिमम कैपेसिटी लगानी ही पड़ेगी, उससे कम आप नहीं लगा सकते हैं। प्लस मिनिमम मॉड्यूल परफॉर्मेंस, जो आपका पैनल होगा उसकी एक मिनिमम एफिशिएंसी होनी ही चाहिए, उससे कम एफिशिएंसी होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जो बिड्स की सबमिशन डेट है 30 जून 2021 है और जो सक्सेसफुल बिड को डिक्लेयर किया जाएगा 26 जुलाई 2021। मतलब इससे पहले सारे जो बिड्स के प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और लेटर ऑफ अवार्ड जो इशू करने का डेट है वो 30 जुलाई 2021 है। मतलब ये टारगेट डेट है अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहा तो। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि बिड एक्सटेंड की जाती है। अब इसमें यह दिया है कि इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।
तो उसमें ये दिया है कि अगर एमसिप्स, माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक स्कीम है एमसिप्स, मॉडिफाई स्पेशल इंसेंटिव प्रोग्राम स्कीम, इसके अंतर्गत अगर किसी को सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है ऑलरेडी, तो वो इस पर्टिकुलर स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। या सेकी ने एक सोलर लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेंडर निकाला था, उस टेंडर में जो भी कोई सक्सेसफुल जो बिडर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो बेसिकली इसमें 2 क्राइटेरिया दिया गया इस स्कीम में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब हम आइए चलते हैं कि इसमें जो अप्लीकेंट्स हैं वो ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी पूरी कैपेसिटी के लिए सेटअप कर सकता है। अब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है, तो मैं आपको जस्ट एक लेमैन की तरह समझा दूं। ग्रीन फील्ड उसको बोलते हैं कि जो नई मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेटअप करे, उसको हम ग्रीन फील्ड बोलेंगे। और ब्राउन फील्ड से यहाँ पर मतलब है कि जिसकी ऑलरेडी कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और वो उसी को एक्सटेंड करना चाहता है, हो सकता है कि उसके लिए बहुत सारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करे, तो इस चीज़ को बोला है यहाँ पर ब्राउन फील्ड। तो इस स्कीम के अंतर्गत ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों में प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। हालांकि जो इसमें PLI डिसबर्समेंट है वो ब्राउन फील्ड के लिए जो ग्रीन फील्ड के करस्पॉन्डिंग का 50% हो जाएगा। जो 50% हम ग्रीन फील्ड में जो भी PLI डिस्पर्स करेंगे उसका 50% जो PLI है वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही होगा। इसमें मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो बात की गई 1000 मेगावाट, जो भी आप इंटीग्रेटेड प्लांट लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, वो मिनिमम कैपेसिटी उसके एक स्टेज की कम से कम 1000 मेगावाट होनी चाहिए। 1000 मेगावाट इससे कम नहीं हो सकती है। मान लीजिए कोई अगर सोलर सेल और मॉड्यूल प्लांट लगाना चाहता है, तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो भी 1000 मेगावाट होनी चाहिए, और सोलर मॉड्यूल जो असेंबली लाइन है वो भी मिनिमम 1000 मेगावाट होना चाहिए। कोई वेफर से लगाना चाहता है, मतलब पॉलीसिलिकॉन से वेफर बनाना चाहता है, वेफर से सेल से मॉड्यूल, तीनों जो स्टेजेस हैं उसमें तीनों स्टेजेस के लिए जो मिनिमम कैपेसिटी है 1000 मेगावाट रखे। मतलब कोई भी अगर आप चूज करते हैं तो उसके किसी भी स्टेज की मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1000 मेगावाट होनी चाहिए। अब इसमें बात की गई बिडर्स के नेटवर्थ की, तो बिडर्स का जो नेटवर्थ है बेसिकली अगर कोई सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता है उसके लिए मिनिमम जो है 85 करोड़, जो अगर बिड सबमिट करता है तो उस समय 85 करोड़ पर मेगावाट होना चाहिए। और अगर उसको LOI अवार्ड हो जाता है तो उसको 90 दिन के अंदर उसकी जो नेटवर्थ है वो 235 करोड़ पर गीगावाट होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जो दिया है कि अगर कोई इनगॉट वेफर लगाना चाहता है, सेल भी लगाना चाहता है और मॉड्यूल भी लगाना चाहता है, तीनों ये स्टेजेस लगाना चाहता है, तो उस केस में उसका जो बिडर्स का नेटवर्थ होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 140 करोड़ पर गीगावाट होना चाहिए। यहाँ पर 1 गीगावाट 1000 मेगावाट के बराबर होता है, ये होना चाहिए। और अगर वो सक्सेसफुली बिट्स में उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है, अवार्ड हो जाता है, तो उसको 90 दिन के अंदर उसका जो नेटवर्थ होना चाहिए 385 करोड़ पर गीगावाट होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कोई चारों स्टेज लगाना चाहता है, पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट वेफर भी लगाना चाहता है, सेल भी लगाना चाहता है, मॉड्यूल भी लगाना चाहता है, ये चारों इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाहता है, तो उस केस में जो बिडर्स की नेटवर्थ होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 220 करोड़ पर गीगावाट होना चाहिए। और अगर उसको अवार्ड प्रोजेक्ट मिल जाता है इस टेंडर में, उसकी जो नेटवर्थ है वो LOI इशू करने के 90 दिन के अंदर कम से कम 605 करोड़ पर गीगावाट होना चाहिए। ये तो बिडर्स नेटवर्थ की बात हो गई। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, अगर कोई बिडर्स को सक्सेसफुली प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उस केस में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी कितना होना चाहिए, तो ये आपका इस केस में दिया गया। अगर सेल और मॉड्यूल लाइन लगाना चाहता है, सेल कैपेसिटी, सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, उस केस में 45,000 रुपीज़ पर मेगावाट होना चाहिए। और अगर इनगॉट से लेकर के मॉड्यूल तक लगाना चाहता है तो उस केस में 70,000 पर मेगावाट होना चाहिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। और अगर पॉलीसिलिकॉन से मॉड्यूल तक लगाना चाहता है उस केस में उसका जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है वो 1,10,000 पर मेगावाट होना चाहिए। ये तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की बात होती है। ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से मतलब ये है कि अगर इसको हो जाता है और अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेता है तो ये जो बैंक गारंटी रिटर्न कर दी जाती है। अगर कुछ पेनल्टी अगर इसके ऊपर लगता है तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से वो पेनल्टी जो होता है वो डिडक्ट कर ली जाती है। इसलिए हर बिडर्स को एक बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ता है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। अगर हम बात करते हैं पेनल्टीज़ की, तो पेनल्टीज़ का भी इसमें क्लॉज दिया हुआ है। अगर वो सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है तो उसमें अगर डिले है, अगर मान लीजिए, अब हम बात करेंगे एक्चुअली स्कीम के हिसाब से कि क्या किस पर्टिकुलर पीरियड में उसको सेटअप करना है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कोई लगाना चाहता है
तो उसके लिए 1.5 ईयर्स का टाइम है, मतलब 1.5 साल के अंदर आपको लगाना है। और अगर इनगॉट से मॉड्यूल तक लगाना है तो उसके लिए 2 साल का टाइम दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। और अगर पॉलीसिलिकॉन से मॉड्यूल तक लगाना चाहता है तो उसको 3 साल का टाइम दिया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर मैन्युफैक्चरर्स जो बीडर्स है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेता है तो कोई भी उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा। अगर इसके बियॉन्ड जाता है, उस इसके बियॉन्ड जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बियॉन्ड जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी का क्या दिया हुआ ये देखिएगा, सेल मॉड्यूल की लाइन है, सेल और मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो उसमें 250 रुपीज़ पर मेगावाट पर डे, ये इस चीज़ के लिए दिया हुआ, उसका पेनल्टी लगेगी। और अगर इनगॉट वेफर की लाइन है, ये एक्चुअली हर ईच स्टेजेज वाइज दिया हुआ है। तो अगर इनगॉट वेफर में अगर डिले होता है उस पर्टिकुलर लाइन में तो उसका 139 रुपीज़ पर मेगावाट पर डे है। और अगर पॉलीसिलिकॉन की लाइन है, पॉलीसिलिकॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब मेटलर्जिकल ग्रेड से अगर पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं और वो लगाना चाहता है, उस केस में अगर डिले होता है तो उसका 222 रुपये पर मेगावाट पर डे है। तो ये आपका पेनल्टी क्लॉज है। अब हम आते हैं क्लेम्ड पीएलआई। इस केस में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स जब बिड सबमिट करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ वो क्या करेगा कि 1 साल में उसको कितनी पीएलआई की रिक्वायरमेंट होगी वो एसेस करेगा कि मैं 1 साल में अपना इतना पैनल बना करके मार्केट में बेच दूंगा। उसके हिसाब से वो अपना पीएलआई और एक बेस रेट डिसाइड दिया हुआ आप उसमें एक टेबल में। मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, पीएलआई स्कीम के ऊपर एक वीडियो है, आप उसमें पूरा डिटेल देखिए, काफ़ी डिटेल बताया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बेस रेट है उस मॉड्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से, उस बेस रेट के हिसाब से वो अपना एक एसेस करेगा कि 1 साल में मुझे कितनी पीएलआई की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी उसके साथ। तो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस स्कीम के अंतर्गत कोई सेटअप करना चाहता है इस बिडिंग के थ्रू, तो उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ साथ उसको पीएलआई भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो भी उसको बताना पड़ेगा। और ये जो पीएलआई जो अमाउंट है इसको 5 साल तक, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप करने के बाद 5 साल तक इरिडा जो है इसको प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं, बेसिकली ये तो बिट्स डिटेल के बारे में बात होगी कि इरिडा ने जो बिट्स निकाला है उसके बारे में बताया गया कि क्या क्या क्लॉजेज हैं, क्या परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है और क्या पेनल्टी क्लॉज है, क्या नेटवर्थ होना चाहिए, क्या बिड सबमिशन डेट है। ये तो इसमें बहुत ये सब इसमें ज़्यादा कवर किया गया। लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मैं पीएलआई स्कीम की गाइडलाइंस के बारे में बता सकूँ कि क्या है। हालांकि एक पूरा फुल मेरा वीडियो इसके ऊपर है, आप मेरे चैनल पर जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम गाइडलाइंस की बात करते हैं। अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है, बेसिकली कैबिनेट ने 11 नवंबर 2020 को 10 की सेक्टर्स के लिए अप्रूव किया था। उस 10 जो की सेक्टर था उसमें एक हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बारे में भी था, जो कि इसमें टोटल जो गवर्नमेंट सब्सिडी या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो बजट प्रोविजन रखा गया था इसके लिए 4500 करोड़ का रखा गया था। इसके लिए मिनिस्ट्री ने आफ्टर अप्रूवल एक गाइडलाइंस इशू किया था 28 अप्रैल को, लेटेस्ट अभी 1 महीना पहले इसको गाइडलाइंस इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके लिए जो हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं, बेसिकली जो 10 की सेक्टर्स की बात कर रहे हैं उसके लिए हर मिनिस्ट्रीज को एक नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने 28 अप्रैल को इस पीएलआई स्कीम, सोलर पीवी मॉड्यूल्स पर जो पीएलआई स्कीम है उसके लिए गाइडलाइंस इशू किया था। टोटल सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है 4500 करोड़। इस स्कीम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो इरिडा, जैसा कि मैंने आपको ही बताया कि इसी स्कीम के हिसाब से इरिडा ने टेंडर निकाला है। और मेजर जो वर्क है इरिडा का उसमें क्या है कि इस टेंडर निकालने के बाद वो एप्लीकेशन को रिसीव करेगा, एग्जामिन करेगा, अप्रेजल करेगा, फिर फाइनल अप्रूवल होने के बाद फिर फाइनल बिड्स फाइनलाइज होने के बाद MNRE को रिकमेंड करेगा। उसके बाद जो भी फर्दर पीएलआई डिसबर्समेंट होगा MNRE इरिडा को पैसा देगा। और इरिडा जो है आफ्टर एग्जामिनेशन साइट विजिट बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद इरिडा फर्दर जो सक्सेसफुल बिडर है उसको फाइनल पीएलआई अमाउंट डिस्पर्स करेगा। इन सब सारी एक्टिविटी करने के लिए इरिडा के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी रखा गया है। जो भी पीएलआई अमाउंट डिस्पर्स करेगा इरिडा, जो सक्सेसफुल बिडर्स या सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो डिस्पर्स करेगा उसका 1% पीएलआई, उसका 1% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इरिडा को दिया जाएगा। तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का रोल है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज थ्रू ट्रांसपेरेंट। ये सारा जो मैन्युफैक्चरर्स को सेटअप करने का जो प्रोसेस है जो पीएलआई स्कीम में, ये पूरा ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू है। इसमें बेसिकली 3 क्राइटेरिया रखा गया है। एक वो है एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है,
यहाँ पर उसका मतलब ये है कि बेसिकली 4 स्टेजेज हैं। सबसे पहले मेटलर्जिकल ग्रेड से पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं। यहाँ पर ये रखा है कि मेटलर्जिकल ग्रेड अगर आप बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, या आप इंडिया में भी बना सकते हैं। मेटलर्जिकल ग्रेड बेसिकली हम क्या बनाते हैं, सिलिका, जो हमारा रॉ सिलिका होता है, SiO2 रॉ सिलिका से हम मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका बनाते हैं। और ये बेसिकली बहुत ही पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो इसको कोई भी प्रीफर नहीं करना चाहता कि हमारी कंट्री में हो, और एनर्जी इंटेंसिव भी है और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री भी है, तो इसलिए कोई प्रीफर नहीं करता है। तो जनरली मैक्सिमम यही कोशिश रहती है कि मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका को हम इंपोर्ट करें, फिर वहाँ से पॉलीसिलिकॉन बनाएं। तो यहाँ पर जो स्टेजेस दिया हुआ है, जो स्टेज 1 है मेटलर्जिकल ग्रेड से पॉलीसिलिकॉन बनाने का स्टेज 1 है, फिर पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट, फिर देन वेफर, ये स्टेज 2 है, फिर वेफर से सेल बनाना, ये स्टेज 3 है, फिर सेल से मॉड्यूल बनाना, ये स्टेज 4 है ये। तो एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन से इसमें क्या है कि आप मैक्सिमम जितने स्टेजेस को बनाएंगे उसके लिए एक नंबरिंग सिस्टम रखा हुआ है। आप चारों स्टेजेस बनाएंगे तो उसके लिए 50 मार्क्स दिया हुआ है। अगर आप केवल इनगॉट से मॉड्यूल पॉलीसिलिकॉन से पूरा मॉड्यूल तक बनाते हैं तो उसके लिए 50 मार्क्स रखा गया है। इनगॉट से मॉड्यूल बनाते हैं तो उसके लिए 35 मार्क्स रखा गया है, और सेल से मॉड्यूल बनाएंगे तो आपको 20 मार्क्स रखा गया है। तो मार्किंग सिस्टम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो ये तो रहा एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जितना आप इंटीग्रेट करेंगे वो उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाना चाहते हैं उसके लिए कम से कम कैपेसिटी 1000 मेगावाट होनी चाहिए हर स्टेज के लिए। और अगर आप इसमें देखेंगे जो स्टेज की बात की गई है मिनिमम जो स्टेज के लिए, तो सबसे जो ज़्यादा पॉइंट रखा गया, अगर आप 4000 मेगावाट या उससे ऊपर की कैपेसिटी लगाना चाहते हैं तो आपको 50 पॉइंट्स दिया जाएगा। और अगर 4000 मेगावाट से आप इसमें बेसिकली जो 500 मेगावाट की ग्रेडिंग की गई है, अब 500 मेगावाट आप कम करेंगे तो 5 पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आप 3500 मेगावाट से लेकर के 4000 मेगावाट में बीच में कोई भी कैपेसिटी लगाना चाहते हैं तो आपको 45 पॉइंट्स मिलेगा। ऐसे घट करके आ गया। मिनिमम कैपेसिटी 1000 मेगावाट है, तो 1000 मेगावाट से आप 1500 मेगावाट तक लगाने जाएंगे तो मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 20 पॉइंट्स। क्योंकि आप 1000 मेगावाट से कम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो आपको मिनिमम जो कैपेसिटी 1000 से जो 1500 के बीच में लगाते हैं तो 20 पॉइंट्स। ऐसे 500 मेगावाट आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका 5 पॉइंट्स बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स रखा गया है वो 50 पॉइंट्स रखा गया है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से यहाँ पर रिलेटेड है। अब आते हैं मॉड्यूल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो मॉड्यूल परफॉर्मेंस यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो क्या है, आप जो भी पैनल प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए मिनिमम आपको एफिशिएंसी बतानी ही पड़ेगी। इस केस में यहाँ पर ये बताया गया कि 19.5% आपकी मॉड्यूल एफिशिएंसी होनी चाहिए विद टेम्परेचर कोफिशिएंट -0.3% पर डिग्री सेंटीग्रेड, या इससे बेटर होना चाहिए। या अगर आपकी मॉड्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है 20% है, उस केस में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट -0.4% पर डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या इससे बेटर होना चाहिए। तो आप ये बेसिकली 3 ये कैटेगरी दी गई है। एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिस पर नंबरिंग सिस्टम है, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये भी आप मैंने आपको बता दिया, इस पर भी नंबरिंग सिस्टम है, और मॉड्यूल परफॉर्मेंस, इतना तो आपको रखना ही रखना है। इस मॉड्यूल परफॉर्मेंस के हिसाब से जो PLI जो डिस्बर्समेंट किया जाएगा बेस रेट, अगर आपकी मॉड्यूल परफॉर्मेंस और बेटर होती जाएगी या टेम्परेचर कोएफिशिएंट और बेटर हो जाएगा तो आपका जो PLI जो डिस्बर्समेंट है वो थोड़ा सा बेटर होता जाएगा और ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। इंटर से रैंकिंग से क्या होता है कि तीनों बेसिस पर आपको C वाला तो मिनिमम मेंटेन करना ही है। ए और बी से मतलब ये है कि आप जैसा भी जिस टाइप की आप कितने लेवल तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, और क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाना चाहते हैं, इस बेसिस पे आपको एक नंबरिंग दिया जाएगा। जिसको हाईएस्ट रैंकिंग मिलेगी उसको सेलेक्ट किया जाएगा। और ये बकेट फिलिंग मेथड पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले को दिया जाएगा, वो फिल हो जाएगा, उसके बाद फिर सेकेंड वालों को दिया जाएगा, फिर थर्ड वालों को दिया जाएगा। इसमें एक यही टारगेट रखा गया है, कम से कम 3 मैन्युफैक्चरर्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, अगर आप 4000 मेगावाट को आप प्लांट लगाना चाहते हैं लेकिन आपको 4000 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग जो है PLI डिस्बर्समेंट नहीं किया जाएगा, उसका 50% किया जाएगा, जो कि 2000 मेगावाट के इक्विवेलेंट होगा। इट मीन्स कि आप सोचिए 2000 मेगावाट और के करस्पॉन्डिंग आपको दिया जाएगा। इसलिए ये मतलब एक इस टाइप से बनाया गया है स्कीम कि कम से कम 3 मैन्युफैक्चरर्स कम से कम इसमें प्लांट को लगा सकें। अब बिडर्स एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया कि बकेट फिलिंग मेथड से किया जाएगा। जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा उसको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाले नंबर से उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अब PLI डिस्बर्समेंट के लिए इसमें फार्मूला भी दिया गया कि PLI कैसे डिस्बर्स किया जाएगा मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें PLI जो मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाएगा, सेल्स वॉल्यूम, आप जितना सेल्स करेंगे, बेस PLI रेट रुपीज़ पर वाट, एक अलग से टेबल दिया गया है, प्लांट जो मॉड्यूल एफिशिएंसी उसके हिसाब से,
टैपरिंग फैक्टर से मतलब ये है कि 5 साल जो भी पीएलआई स्कीम है आपको 5 साल तक दिया जाएगा, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर्स के फैसिलिटी के लिए इनिशियल ईयर्स में जो फर्स्ट ईयर्स में है उसको ज़्यादा दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये घटता जाएगा। तो इसमें जो रखा गया है टेपरिंग फैक्टर से मतलब कि फर्स्ट ईयर में जो है 1.5 टाइम्स इंटू जो पीएलआई रेट है वो दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में 1.2 टाइम्स जो पीएलआई रेट है वो दिया जाएगा, थर्ड ईयर में 1 इंटू जो पीएलआई रेट है वो दिया जाएगा, फोर्थ ईयर में 0.8 इंटू पीएलआई रेट हो जाएगा, फिर फिफ्थ ईयर में 0.6 इंटू पीएलआई रेट। वो आप देख सकते हैं कि इनिशियल ईयर्स में मैन्युफैक्चरर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ज़्यादा डिसबर्समेंट के लिए ज़्यादा पीएलआई अमाउंट रखा गया है, इसको टेपरिंग फैक्टर बोला गया है। इसमें लोकल वैल्यू एडिशन, इस फार्मूला में आप देख रहे हैं पीएलआई टू जो पीएलआई दिया जाएगा उसमें ये है कि उसमें लोकल वैल्यू को भी ज़्यादा दिया गया है, इसमें वेटेज दिया गया, एक फैक्टर लोकल वैल्यू है। तो बेसिकली लोकल वैल्यू क्या है कि जितनी आप लोकली सोर्स करेंगे मटेरियल को वो उतना ही आपको लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है कि आप कोई भी मॉड्यूल आप सेल्स कर रहे हैं उसमें, तो टोटल सेल्स वैल्यू जो मॉड्यूल्स की है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस माइनस जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप बाहर से इंक्लूडिंग मटेरियल प्लस सर्विसेज, वो डिवाइड बाई टोटल सेल्स वैल्यू। आप देख सकते हैं जितना आप इंपोर्ट कम से कम इंपोर्ट करेंगे आपका एलवीडी जो है परसेंटेज के टर्म्स में बढ़ता जाएगा। ये बढ़ेगा तो उस केस में आपको पीएलआई टू मैन्युफैक्चरर्स जो पीएलआई जो है पीएलआई डिसबर्समेंट वो ही बढ़ता जाएगा। अब इसमें टाइमलाइन क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें टाइमलाइन दिया गया है। जो भी आप इसमें जो भी अवार्ड जीत करके आता है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स प्लांट सेटअप करना चाहता है, तो ये बेसिकली 3 कैटेगरी है, 3 इंटीग्रेशन है। स्टेज 1 से स्टेज 4 जो फुली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाहता है पॉलीसिलिकॉन से मॉड्यूल तक, उसके लिए 3 साल का टाइम दिया गया है। जो भी लेटर ऑफ अवार्ड जो सैंक्शन किया जाएगा उसके 3 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट लगाना है। नेक्स्ट जो आता है सेकंड इंटीग्रेशन स्टेज 2 से स्टेज 4, मतलब जो आप वेफर से मॉड्यूल तक लगाना चाहते हैं, इनगॉट से मॉड्यूल तक लगाना चाहते हैं, वो स्टेज 2 से स्टेज 4 है। ये सारा जो प्लांट है आपको 2 साल के अंदर लगाना पड़ेगा। और स्टेज 3 टू स्टेज 4 ये सेल से मॉड्यूल तक की लाइन के लिए। अगर आप सेल और मॉड्यूल लाइन लगाना चाहते हैं, सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लस मॉड्यूल लगाना चाहते हैं, उस केस में आपको 1.5 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा आफ्टर लेटर ऑफ अवार्ड। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग टाइम लाइन का हो गया। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के 5 साल तक दिया जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम लाइन में। अगर टाइमलाइन को आप एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए किसी को 3 साल का, आप मान लीजिए स्टेज 1 से पूरा स्टेज 4 पूरा फुल इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाहते हैं, टाइमलाइन 3 साल का दिया हुआ है, और 3 साल जो ही आपका कंप्लीट होगा उसके बाद 5 साल तक आपको पीएलआई डिस्पर्स किया जाएगा। इन केस अगर 3 साल से आपका डिले ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 3 साल के बदले आप 3.5 साल में प्लांट लगाना चाहते हैं, 6 मंथ का अगर डिले हो जाता है इसमें, तो एक तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेनल्टी क्लॉज क्या है, पेनल्टी भी लगेगा, प्लस जो आपका पीएलआई डिसबर्समेंट का जो टाइम है 5 साल से घट करके 4.5 साल हो जाएगा। तो मतलब आपका दोनों नुकसान है, एक तो आपको पेनल्टी भी लगेगी, प्लस पीएलआई जितना आप डिले करेंगे उतना आपको 5 साल में से उतना टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को समझने वाली बात है। इसलिए ये मैन्युफैक्चरर्स की कोशिश रहेगी कि फर्दर उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में मैं इस प्लांट को लगा सकूं। तो दोस्तों ये पीएलआई स्कीम्स के बारे में रहा, और होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, जिसमें इरडा के टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ पीएलआई स्कीम्स क्या है वो भी मैंने आपको अपडेट कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।